हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट्स टीजीटी, जीआईसी एंड पीजीटी के लिए मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले मैंने 4 मॉडल पेपर कराए हैं और 45 समथिंग आपको रिवीजन क्लासेस कराई हैं। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस देख सकते हैं, उसमें हमने प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व किया है। इसके अलावा मैंने बहुत सारी फाइनल रिवीजन क्लासेस करा दी हैं जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको रिवाइज करा दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ओके, आज हम क्लास नंबर 5 करेंगे जो कि है आपके मॉडल पेपर से संबंधित, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे और कुछ जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे आज हम कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से, मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट है और क्वेश्चंस आज आप करेंगे 104, मतलब 103 क्वेश्चन आज आप यहाँ सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था किस सन में। थर्मामीटर जिसका यूज आप टेम्परेचर लेने में करते हैं बॉडी का, जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है, इसका जो आविष्कार है वो किस सन में हुआ था। तो 1593 में जो है इसका आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जेनेवा सम्मेलन 1864 के अंतर्गत जो एम्बुलेंस है और जख्मी सैनिक युद्ध भूमि है वो आपस में क्या माने जाते थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये कहाँ से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट एड है, तो फर्स्ट एड की हिस्ट्री पढ़िए आप। जो आप प्राथमिक उपचार पढ़ते हैं उसमें आप पता है नॉर्मली क्या पढ़ लेते हैं कि प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सा सामान रखना चाहिए, कौन कौन सी विधियों का यूज करना चाहिए। पट्टियां आप पूछ लेते हैं, मैम पट्टियां, जो कि आप कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन आप हिस्ट्री पढ़िए प्राथमिक उपचार की। ये क्वेश्चन वहां से मैंने लिया है, प्राथमिक उपचार की हिस्ट्री की। कब उसको जो फर्स्ट एड नाम है वो किसने कॉइन किया, किसने दिया, फर्स्ट एड कब से देना स्टार्ट किया गया, किस आपके कंपनी ने देना स्टार्ट किया, ये सब आप जानिए। इसका मैं एक पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया है और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आज ऐड करे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और इससे रिलेटेड एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, वो आप लोग जरूर पढ़िएगा फर्स्ट एड से रिलेटेड। ओके, तो जब आपके जिनेवा सम्मेलन हुआ था 1864 में, तो एम्बुलेंस व जख्मी जो थे वो सैनिक युद्ध भूमि में तटस्थ माने जाते थे। तटस्थ का मतलब होता है यहाँ पर न्यूट्रल, कहने का मतलब है कि किसी का भी पक्ष ना लेने वाला, ठीक है। समीपवर्ती, जो आपके समीप है, किसी का पक्ष नहीं लेने वाला है, तो ये तटस्थ माने जाते थे। एक्चुअली में 11वीं सेंचुरी में आपके नाइट्स ऑफ सेंट जॉन, नाइट्स ऑफ कह सकते हैं आपको, हाँ सेंट जॉन, ये एक मतलब कंपनी थी और इसमें एक संगठन था सैनिकों का, उन्हें नाइट्स बोला गया था, ठीक है, नाइट्स हॉस्पिटलर बोला गया था। वो क्या करते थे, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट एड देना स्टार्ट किया था। अभी लास्ट में आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूंगी, वो आप जरूर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो इन्होंने क्या बोला, तटस्थ है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल है, ना तो वो दोस्त है आपके और ना ही वो आपके दुश्मन है, बल्कि वो क्या है, किसी का पक्ष न लेने वाले, आपके समीपवर्ती हैं। क्योंकि एम्बुलेंस जो है आपके कब से स्टार्ट हुई चलना, आपने उसके बारे में पढ़ा है कि एम्बुलेंस कब से स्टार्ट हुई चलना, सबसे पहले किस प्रकार की एम्बुलेंस को यूज किया गया था, किसने यूज किया था, जो फर्स्ट एड टर्म है वो किसने दिया था। फर्स्ट एड जो टर्म है जिसको आप प्राथमिक उपचार बोलते हैं, ये फर्स्ट एड टर्म जो है वो शेफर्ड ने दिया था। शेफर्ड ये इंग्लिश टर्म है, फर्स्ट एड उन्होंने दिया था सबसे पहले। किसने दिया था, शेफर्ड ने दिया था। हु डिस्कवर्ड द इंग्लिश टर्म फर्स्ट एड फॉर द इंजर्ड, जो इंजर्ड लोग होते हैं और उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, फर्स्ट एड। तो इन सब के बारे में आप लोग पढ़िए, आज हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फूलों को काटते समय आज आपको होम मैनेजमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। काफी सारे बच्चे होम मैनेजमेंट के लिए कह रहे हैं, तो आज आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। फूलों को काटते समय आपको किस चीज का ध्यान देना चाहिए, तो समय का, टाइम का। भाई आपको सूर्यास्त के बाद फूल नहीं काटने होते हैं। समय, वाष्पोत्सर्जन, पत्तियों पर रासायनिक क्रिया, तने के छोड़ जलना, इन सभी का जो है आपको ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोमल फूल प्रिजर्व किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं। देखिए
नमक और शक्कर। अब शक्कर जो है ये आपके एस्टर के फूल जो होते हैं ना, एस्टर के फूलों को संरक्षित करने के लिए पानी में शक्कर डाला जाता है, और नमक से भी आप जो है फूल को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें आ और बा हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि शक्कर कौन से फूलों को प्रिजर्व करने के लिए डाला जाता है, एस्टर के फ्लावर को। गूगल पे आप सर्च करेंगे एस्टर का फ्लावर। नेक्स्ट देखते हैं, निर्णय लेने का अर्थ है, मतलब डिसीजन लेने का अर्थ है कि किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी स्थिति से निपटने के लिए कई डैश में से किसी एक का चयन। डिसीजन मेकिंग में हम क्या करते हैं, हम ऑप्शंस को चूज करते हैं, तभी तो हम निर्णय ले पाते हैं। हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसमें से जो बेस्ट विकल्प होते हैं, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उन्हें हम चूज करते हैं। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकल्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। निर्णय व्यक्ति अथवा परिवार के, मतलब जो डिसीजंस हैं व्यक्ति के या किसी परिवार के, वो डैश को अभिव्यक्त करते हैं। वो किसको बताते हैं? आपके डिसीजन, आपके पर्सनल डिसीजन या आपके फैमिली डिसीजन आपके क्या बताते हैं? तो वो आपके वैल्यूज को बताते हैं, आपके वैल्यूज को अभिव्यक्त करते हैं, आपके मूल्य बताते हैं कि भाई आप, अब मान लीजिए कोई जो है अपने बच्चों को बंदूक चलाने दे रहा है, तो वो क्या वैल्यू अपनी शो कर रहे हैं सोसाइटी में। या कोई अब्यूज करने दे रहा है, वो खुद भी अब्यूज कर रहे हैं, घर में गाली गलौज कर रहे हैं, बच्चे भी उनके कर रहे हैं, तो वो, या ऐसे डिसीजंस को वो जो है अच्छा मान रहे हैं, वो उसको रोक नहीं रहे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने वैल्यूज तो शो कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अपने मूल्य ही तो बता रहे हैं। चलिए, और ये सब मैंने पढ़ा दिया है, वैल्यूज और ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अभी मैंने लेटेस्ट रिवीजन क्लास में मैंने कराया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसके अनुसार निर्णय लेना, मतलब डिसीजन लेना, कार्य विधियों में से एक का चयन है अथवा किसी को भी अंगीकार ना करना। ये डेफिनेशन किसने दी है? ये ग्रॉस और क्रेंडल ने दी है। किसने दी है? ग्रॉस व क्रेंडल ने ये डेफिनेशन दी है डिसीजन मेकिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्णय और मूल्यों का संबंध है, मूल्य निर्णयों के डैश करते हैं। डिसीजन एंड जो वैल्यूज होते हैं वो आपस में संबंधित हैं। किस प्रकार से? मूल्य क्या करते हैं निर्णयों का? मूल्य आपके निर्णयों के आधार होते हैं और उनको क्रियान्वयन करते हैं, उनको एक्टिव करते हैं। आपके वैल्यूज आपके डिसीजंस के आधार होते हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि किसी भी व्यक्ति के वैल्यूज, उसके परिवार के वैल्यूज उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बताते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए और सी हो जाएगा, आ बा। ठीक है, आधार होते हैं, क्रियान्वयन होते हैं, क्रियान्वयन करते हैं आपको, आप उसको कोई काम को कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगा। व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है। व्यवस्थापन मतलब मैनेजमेंट, एक आपके डायनामिक, गतिशील मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें वे कार्य आते हैं जिसमें डैश की प्राप्ति होती है। आप क्या करते हैं मैनेजमेंट करके? संतुष्टि प्राप्त करते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, मूल्य प्राप्त करते हैं, आत्मबल प्राप्त करते हैं। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, गोल्स को पाने के लिए। आज आपके गोल्स हैं टीजीटी में जॉब करना, टीजीटी पीजीटी में, जेआईसी में टीचर बनना, तो ये आपके गोल्स हैं, है ना। उसके लिए आपने क्या करा हुआ है? टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, और अपने आप का अपना पर्सनल मैनेजमेंट किया हुआ है, अपना होम मैनेजमेंट किया हुआ है, अपना वर्क मैनेजमेंट किया हुआ है। तो व्यवस्थापन एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें ऐसे काम आप करते हैं जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हेल्प करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विकल्प डैश को जन्म देते हैं। ऑप्शंस किसको जन्म देते हैं? ऑप्शंस आपके डिसीजन मेकिंग को जन्म देते हैं। जब डिसीजन मेकिंग तो आप तभी करेंगे ना जब आपके पास ऑप्शंस होंगे। जब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा तो इसका मतलब आपके ऊपर रूल है कि आपको तो ये मानना ही मानना है। लेकिन अगर आपके सामने ऑप्शंस है तो आपकी निर्णय प्रक्रिया वहां पर काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक का बाउंस करना, सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को क्या क्या हो सकता है? जेल हो सकते हैं, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, कोई नहीं तो भाई दोनों हो जाएंगे। चेक का बाउंस अगर कर गया है चेक आपका, तो सेक्शन नंबर 138 दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति को जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी समाज व देश की सभ्यता व संस्कृति को उसकी डैश के द्वारा ही जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? किसी भी समाज की, ये देश की सभ्यता को उसकी कलाकृति के द्वार पर। आप हमारे देश का जो कलाकृति है वो कितनी महान है। आप कलाकृति देखने लोग बाहर से आते हैं, दूर दूर से देखने आते हैं, है ना। तो कलाकृति के द्वारा ही किसी भी देश की सभ्यता व संस्कृति को आप जान सकते हैं। क्लियर है? इसमें भाषा कैसे हो सकता है? हमारा तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी मतलब कह सकते हैं इतनी सारी मल्टी लैंग्वेज है हमारे देश में।
तो ठीक है ना, समझ में आ रहा। हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, ये आपको पता है ना, ये समझ के जाइएगा। ऐसे क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज, किसने कहा कला दमित वासनाओं का उन्नयन है? ये डेफिनेशन किसने दी है कि कला जो है वो दमित वासनाओं का उन्नयन है? ये फ्राइड ने दी है आपके। किसने दी है? सिगमंड फ्राइड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वरीय सौंदर्य का आभास है और उसी आभास की पुनरावृत्ति है। ये आपके क्या बता रहा है? प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वर सौंदर्य का आभास है और कला उसी आभास की पुनरावृत्ति है। कला मतलब आर्ट। आपके चारों तरफ आप आर्ट देखते हैं, भगवान ने पूरे आर्ट है हमारे चारों ओर, कला है, और उसमें बहुत सारे उनके प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। जैसे हम रिदम लय देखते हैं, पहाड़ क्या है? लय नुमा होते हैं, ठीक है। फूलों पत्तियों को हम क्या देखते हैं? बैलेंस फॉर्म में देखते हैं। तो ये सब कला के सिद्धांत हैं जो पढ़ाए हुए हैं। आप लोग जाइए और देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है अभी भी जो रह गए देखने से वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं उस चीज को। नेक्स्ट इज, डैश मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, जीविकोपार्जन का माध्यम, आनंददायिनी स्फूर्तिदायिनी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग उसके महन की सहज अभिव्यक्ति है। क्या क्या होते हैं? क्या है जो मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसको जीवन जीने का माध्यम देता है, उसको आनंद प्रदान होता है, उससे मतलब उसको हैप्पीनेस फील होती है, उसमें ताजगी स्फूर्ति आ जाती है, उसके मन को अच्छा लगता है? क्या? कल्पना, गुस्सा, कला? कोई नहीं। तो कला, आर्ट जो है, आर्ट के थ्रू मनुष्य अपनी बहुत सारी इच्छाओं को बाहर निकालता है। जैसे किसी को संगीत पसंद है, किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, किसी को गाना पसंद है, तो उस कला की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। कला जो है मनुष्य की आतृप्त इच्छाओं की पूर्ति, उसको भाई जीविकोपार्जन का भी माध्यम है। कोई सिंगर बन के कमा रहा है, कोई पेंटर बन के कमा रहा है, कोई डांसर बन के कमा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कला के मुख्य सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट क्या क्या हैं? अनुरूपता, संतुलन, अनुपात, लय और दबाव। अनुरूपता मतलब आपके हार्मनी, संतुलन मतलब बैलेंस, अनुपात मतलब प्रपोर्शन, लय मतलब रिदम और दबाव मतलब इम्फेसिस। तो ये सारे ही आपके क्या हैं? कला के मुख्य सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुरूपता मतलब हार्मनी। हार्मनी कला का वह सिद्धांत है जो किसी वस्तु या विचार के चयन और व्यवस्था में कैसा भाव पैदा करता है? तो एकता का भाव पैदा करता है, ठीक है। और हार्मनी किस किस में होती है? आपके लाइन एंड शेप में होनी चाहिए, साइज में होनी चाहिए, साइज मतलब आकार, टेक्सचर मतलब बनावट, कलर में होनी चाहिए आपके हार्मनी। इसके अलावा आपके आइडियाज में हार्मनी होनी चाहिए, मतलब विचारों में हार्मनी होनी चाहिए। और जब भी आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं या कहीं भी कोई भी आप डेकोरेशन करते हैं तो आप इन सब का ध्यान रखते हैं, कला के इन सिद्धांतों को, इन तत्वों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके क्या हो जाएगा? एकता। नेक्स्ट वन इज, डैश के संयोजन से आकृतियों या नमूनों का निर्माण होता है। किसके संयोजन से? रेखाओं से। कोई भी पैटर्न, कोई भी नमूना जब आप रेखाएं मिलाते हैं तभी तो बना पाते हैं। ये क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। तो जब आप रेखाओं को आपस में संयोजित कर पाते हैं तो कोई भी आकृति बना पाते हैं, कोई भी नमूना बना पाते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, रेखाओं। नेक्स्ट वन इज, परस्पर एक दूसरे से मिश्रित होने वाली आकृति या नमूने में रेखाएं होती हैं। कैसी? तो आवृत्ति, समरेखा, विषम रेखा सभी होती हैं, ठीक है। एक दूसरे से मिश्रित होने वाली आकृति या नमूनों में रेखाएं कैसी होती हैं? सभी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार आकृति में अगर आप त्रिभुजाकार आकृति का समायोजन कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा? तो ये समरूपताहीन दिखेगा। कैसा दिखेगा? मतलब हार्मनी नहीं होगी इसमें। समरूपता का मतलब क्या हो जाता है? एक रूपता, अनुरूपता, समरूपता मतलब हार्मनी। तो जब आप क्या करेंगे, कोई गोल है, कोई वर्ग है, कोई आयताकार है, उसमें आपने अगर त्रिभुजाकार तो बिल्कुल अलग लगेगा। तो ऐसी आकृति का समायोजन समरूपताहीन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, घर की आंतरिक सजावट में सीधी रेखाएं किसका परिचय देती हैं? अगर आप घर की आंतरिक सजावट कर रहे हैं और सीधी रेखाओं का यूज कर रहे हैं तो वो आपको बौद्धिकता का, ठीक है, सीधी रेखाएं आपके बौद्धिकता का जो है, और साहित्यिकता बोलते हैं ना इसको, हाँ साहित्यिकता बोल सकते हैं, साहित्यिक समझ लीजिए आप, साहित्यिक और बौद्धिकता इन दोनों का परिचय देती हैं। आ और बा हो जाएगा इसमें ऑप्शन। घर में अगर आप सीधी रेखाएं यूज कर रहे हैं, रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये जब आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्ट तब आपको समझ में आएगा, अगर जिसने अच्छे से पढ़ा हुआ होगा।
तो घर में जो सीधी रेखाएं होती हैं ये बौद्धिकता है, गंभीरता है, इसके अलावा पुरुषोषित गुण मतलब आपकी चॉइस, आपका मतलब पुरुषोषित का मतलब आप पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि मतलब आप कितना समझते हैं किसी चीज को, कितने गुणी हैं ये सब, और आपके साहित्यिक की ये सब परिचायक होती हैं। कौन सी रेखाएं? सीधी रेखाएं। वक्र रेखाएं अगर पूछी जाएं आपसे, वक्र रेखाएं पूछ ली जाएं तो वक्र रेखाएं जो है वो प्रसन्नता, सूक्ष्मता और प्रचुरता की प्रयुक्त की जाती हैं। सूक्ष्मता, प्रसन्नता, प्रचुरता के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुजाकार रेखाएं, अगर आपने त्रिभुजाकार रेखाएं कहीं पर यूज करी हैं घर में, तो ये जो है आपकी क्रियात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? क्रियात्मक होती हैं। ये परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता को बताती हैं, परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता बताती हैं। तो समझ में आ गई? 3 तरीके की रेखाएं मैंने आपको बता दी। सीधी रेखाएं क्या बताती हैं? बौद्धिकता बताती हैं, साहित्यिकता बताती हैं। क्लियर हो गया? और वक्र रेखाएं क्या बताती हैं? आपकी प्रसन्नता मतलब आपकी खुशी को जाहिर करती हैं, आपकी सूक्ष्मता को जाहिर करती हैं, आपकी प्रचुरता को बताती हैं। और त्रिभुजाकार रेखाएं क्या बताती हैं? क्रियात्मक होती हैं, वे परिवार के सदस्यों की क्रियाशीलता को बताती हैं। तीनों रेखाएं आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब मैं एक सीरीज चलाऊंगी 360 डिग्री एंगल पर, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, आपसे कैसे पूछा जा सकता है। जैसे आज हम ये लाइन वाला ही क्लियर करेंगे अच्छे से, वो अलग से वीडियो बना दूंगी। यहां पर आप सीधी रेखा के बारे में समझ गए, आप यहां समझ गए, वहां मैं आपको लिखकर समझा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकार के सौंदर्य के बिना अच्छे से अच्छा डैश बेकार लगता है। तो अगर आप आकार नहीं दे पाए हैं, आकार का सौंदर्य नहीं बना पाए हैं, तो आपकी रंग, बनावट, सज्जा सब बेकार लगती है। ठीक है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार में अनुरूपता पैदा करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो अगर आपको हार्मनी पैदा करनी है तो आपको क्या लाना होगा? समानुपात। समानुपात मतलब एक प्रपोर्शन, एक जैसी आप चीजों को सजावट में रखेंगे ना, तो वो आपको क्या देंगी? आकार में। अगर आपको साइज, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल बेड है, बेड लगाया तो दोनों साइड आप क्या लगाएंगे? सेम साइज का, या तो फ्लावर पॉट लगा सकते हैं या आप लैंप लगा सकते हैं। आकार, साइज और जो है उसकी लंबाई चौड़ाई वो सेम होनी चाहिए अनुरूपता पैदा करने के लिए, तो समानुपात। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु के बाह्य रूप के स्पर्श संबंधी गुण को क्या कहते हैं? आप किसी चीज को छूकर बता दे रहे हैं तो वो क्या है? उसकी बनावट है, टेक्सचर है। क्लियर हो गया? ये क्या है आपके? टेक्सचर। ये अभी तक हम हार्मनी में ही चल रहे हैं। हार्मनी का तीसरा जो रूप है, अनुरूपता भी कई प्रकार की होती है ना, किस किस में अनुरूपता पाई जाती है? रेखा में, आकार में, टेक्सचर में, इसके अलावा आपके कलर्स में एंड आपके विचार में। तो अब बात आ गई टेक्सचर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो हो गया ना, ए ऑप्शन हो गया इसका। एक सेकेंड। नेक्स्ट है, अनुभवशील होने पर वस्तु को स्पर्श किए बिना डैश द्वारा बनावट का ज्ञान हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपने देखा होगा कुछ लोग तो केवल आंखों से देख के बता देते हैं कि फलाना फैब्रिक है, इसका टेक्सचर ऐसा होगा, तो वो नेत्रों से। अनुभवशील हैं आप। नेक्स्ट इज, रंगों को पहचानना एक डैश क्रिया है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। एक संवेगात्मक, एक इमोशनल प्रोसेस है, एक इमोशनल क्रिया है जो आपके हर व्यक्ति अनुभव करता है। नेक्स्ट वन इज, रेखाओं और आकार को पहचानना कैसी है? तो बौद्धिक क्रिया है। रेखाओं और आकार को पहचानना एक बौद्धिक क्रिया है। नेक्स्ट वन इज, गोरे रंग के व्यक्ति पर किस कलर के कपड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं? तो गहरे रंग के, डार्क कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं गोरे रंग के व्यक्ति पर। नेक्स्ट इज, छोटी व मोटी स्त्रियों को, जो छोटे कद की हैं और थोड़ी फैटी हैं, उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? उन्हें हमेशा खड़ी लाइनें और खड़ी धारियां, ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है? खड़ी धारियां और खड़ी लाइनों को ही पहनना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ और बा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज, छोटा कमरा अधिक छोटा ना लगे, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपका कमरा एक तो छोटा है और छोटा ना लगे तो आपको उसमें कैसे कलर करवाने चाहिए? हल्के कलर करवाने चाहिए। अगर आप गहरा करवा देंगे तो कमरा आपका छोटा लगने लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन इज, वस्त्रों का चुनाव देखकर करना ज्यादा उपयुक्त रखता है। क्या क्या देखकर आप फैब्रिक को सिलेक्शन करते हैं? तो शरीर का ढांचा, मौसम, समय, उम्र, ये सभी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए, आबा सादा सब सही है।
नेक्स्ट वन इज गोल्डस्टीन के शब्दों में, गोल्डस्टीन ने डेफिनेशन दी है किसकी, डैश ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो रंगों आकृतियों के केंद्र के चारों ओर रखकर इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है कि केंद्र के प्रत्येक और एक समान आकर्षित बना रहे। क्या होता है, ये संतुलन होता है, बैलेंस होता है। बैलेंस एक ऐसा आरामदायक प्रभाव है जो आप कलर से, किसी भी तरीके की आकृति से केंद्र के चारों ओर रख के, जैसे डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल में क्या होता है, सेंटर टेबल होती है, उसके चारों ओर चेयर लगी हुई होती हैं और आप क्या कर लेते हैं, बैलेंस को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, बैलेंस को, और एक समान आकर्षक लगता है। गोल गोल डाइनिंग टेबल है, या मान लो स्क्वायर में है, या मान लो रेक्टेंगल में है, उसके चारों ओर आपने चेयर्स लगा दी, 4 चेयर लगा दी, जिस साइज के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है, आप बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में संतुलन पाया जाता है, इसलिए हमारा मन क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आपकी क्या है, बैलेंस है, संतुलन है। मनुष्य ने सारा बैलेंस बेकार कर दिया है। नेक्स्ट वन इज संतुलन कला का वह सिद्धांत है। अब हम दूसरे जो है सिद्धांत पर आ गए हैं, जो कि है आपके संतुलन। सबसे पहला हमने किसके क्वेश्चन कर लिया, हार्मनी के। अब संतुलन, संतुलन कला का वह सिद्धांत है जिसमें विभिन्न सामग्री के संयोजन से क्या आता है, समानता आता है और समायोजन आता है। समानता आता है और समायोजन आ जाता है, आ और बा। नेक्स्ट वन इज किसी वस्तु या स्थान का डैश होता है जिसके चारों ओर समस्त आकर्षण का केंद्र किया जाता है। बीच में क्या होता है, बीच में केंद्र, सेंटर पॉइंट, सेंटर बिंदु, बीच का बिंदु क्या होता है आपके किसी वस्तु या स्थान का केंद्र का बिंदु। ठीक है, जिसके चारों ओर आकर्षण लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई गाना है तो सेंटर में जो हीरो हीरोइन होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सेंटर पॉइंट होते हैं, उनके चारों ओर उनके और लोग सपोर्टिव्स नाचते हैं और आपको क्या लगता है, एकदम अट्रैक्टिव लगता है वो गाना, आकर्षण पैदा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज औपचारिक संतुलन। बैलेंस भी आपके कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का होता है, सॉरी। औपचारिक मतलब फॉर्मल, अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, और विकिरणीय मतलब रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस ऐसे क्रिएट किया जाता है जैसे सूरज की किरणें होती है ना, दैट इज रेडियल बैलेंस। ठीक है, तो औपचारिक संतुलन उस समय कहलाता है जब केंद्र के दोनों ओर रखी वस्तुएं समान होती हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये आपके हो गया सुडॉल बैलेंस, क्योंकि बात कौन सी बैलेंस की हो रही है, औपचारिक संतुलन की। संतुलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, औपचारिक, अनौपचारिक और आपके विकर्णीय रेडियल बैलेंस। औपचारिक संतुलन भी आपके 2 प्रकार का होता है, सुडॉल बैलेंस एंड प्रत्यक्ष बैलेंस। प्रत्यक्ष बैलेंस को आप डायरेक्ट बैलेंस भी बोल सकते हैं, और सुडॉल बैलेंस। तो सुडॉल बैलेंस का मतलब हो गया जब आपने सेंटर पॉइंट के दोनों ओर एक जैसी चीजें रखी हैं। फॉर एग्जांपल आपके वही डबल बेड वाला, ठीक है, आपने बेड के चारों ओर एक जैसी एक समान चीजें लगा दी, तो सुडॉल बैलेंस हो गया। आपने बैलेंस कर लिया ना, समझ में आ रही है ना बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेज पर या कार्निस के मध्य में आपने भगवान की मूर्ति रख दी जाए और फिर क्या कर रहे हैं आप, उसके दोनों ओर समान दूरी पर एक ही प्रकार के 2 फूलदान रखें, कोई भी 2 तरीके की अलग वस्तुएं रख दें, तो देखने वालों को कैसा बैलेंस लगेगा। अभी जस्ट हमने बात करी, सुडॉल बैलेंस आ जाएगा। कैसा बैलेंस आ जाएगा आपके, सुडॉल बैलेंस। ठीक है, औपचारिक में भी सुडॉल बैलेंस। नेक्स्ट इज औपचारिक संतुलन बहुत शांत व प्रभावशाली होता है, और ये कैसे भाव उत्पन्न करता है, कैसे इमोशंस आते हैं, तो आपके प्योरिटी, शुद्धता का जो है आपके आता है इमोशन, और यथार्थता। यथार्थता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक बार देख लेना, यथार्थता और शुद्धता, ये 2 बैलेंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज औपचारिक संतुलन में मनुष्य डैश से संतुलन स्थापित करता है, अनौपचारिक में, सॉरी अब इनफॉर्मल आ गया है, अनौपचारिक। इनफॉर्मल बैलेंस में मनुष्य कैसे संतुलन स्थापित करता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है कि मान लो एक आपने ऊंची चीज रख दी, एक नीची चीज रख दी, ठीक है ना, इस तरीके से इनफॉर्मल बैलेंस है। तो कैसे आप जो है संतुलन स्थापित कर पाते हैं, अपनी बुद्धि से कर पाते हैं और अपने इमोशन से कर पाते हैं, भावना से कर पाते हैं। ओके, तो आ और बा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट वन इज औपचारिक संतुलन गृह व्यवस्था करने में डैश अनौपचारिक संतुलन मतलब इनफॉर्मल जो बैलेंस है, ये होम मैनेजमेंट में क्या प्रदान करते हैं, तो ये आपके विविधता, ठीक है, विविधता पैदा करते हैं, डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज जब कभी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है तो अच्छा या बुरा क्या स्थापित किया जाता है, अनुपात, प्रोपोर्शन। क्या किया जाता है, अनुपात, प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया। अब हम आ गए हैं तीसरे लॉ में,
प्रपोर्शन, जिसे आप लॉ ऑफ रिलेशनशिप भी कहते हैं। अनुपात कला का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे संबंधों का नियम, लॉ ऑफ रिलेशनशिप कहते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर और क्लियर हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉ ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का नियम किसे कहते हैं, तो अनुपात को कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुपात में कुछ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, वह है क्या? लाइन में अनुपात होना चाहिए, मतलब रेखा में अनुपात होना चाहिए, डिस्टेंस में अनुपात होना चाहिए, मतलब दूरी में अनुपात होना चाहिए, स्केल में अनुपात होना चाहिए, मतलब आपके माप में अनुपात होना चाहिए। ये 3 तरीके में अनुपात होना चाहिए, मतलब सभी। ऑप्शन नंबर डी, सभी। अनुपात के ये महत्वपूर्ण तत्व हैं, क्या क्या? अनुपात में रेखा मतलब लाइन प्रोपोर्शन में हो, अनुपात में दूरी प्रोपोर्शन में हो, अनुपात में माप स्केल आपके प्रोपोर्शन में हो। नेक्स्ट वन इज, अनुपात में रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। कैसी रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं अनुपात में? लंबी और समतल। कैसी रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं? लंबी और समतल। लंबी और समतल, ये 2 रेखाएं जो हैं आपके अनुपात में प्रयोग में लाई जाती हैं, प्रोपोर्शन में प्रयोग में लाई जाती हैं। आ और दा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज, किसी भी चीज में यदि लंबी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है तो वह कैसी दिखाई देगी? लंबी दिखाई देगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट वन इज, यदि कमरे के दरवाजे व छत ऊंचे हैं, आपके दरवाजे और छत ऊंचे हैं, तो उस पर कैसे रंग का प्रयोग करना चाहिए? तो गहरे रंग का प्रयोग करना चाहिए, है ना। और छोटा है तो क्या करेंगे? हल्के रंग का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वन इज, घर की सजावट करते समय आपको दूरी का मतलब डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ता है। यदि डैश को उचित अनुपात में रखा जाए तो गृह सज्जा आकर्षक लगती है। कैसी? दूरी का क्रम। अब आप जैसे कैसे बताऊं मैं आपको, थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप वो लगाते हैं ना, अरे फोटो फ्रेम, ऐसा तो नहीं ना एकदम सटा सटा के एक पास पास लगा देते हैं वॉल पे, तो थोड़ी थोड़ी दूरी, एक निश्चित दूरी में जो है फोटो फ्रेम्स लगाते हैं, सजावट जो कर सकते हैं। एक मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूं, तो दूरी का क्रम, घर की सजावट करते समय डिस्टेंस को आप ध्यान में रखते हैं और उचित अनुपात में रखते हैं। प्रपोर्शन तो डिस्टेंस में आएगा ना, लाइन में आएगा, डिस्टेंस में आएगा, माप में आएगा। नेक्स्ट इज, कमरों के आकार को ध्यान में रखते हुए ही गृह सज्जा आवश्यक होती है। यदि कमरा बहुत अधिक छोटा है तो उसमें फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए। कैसा फर्नीचर नहीं लगाना चाहिए? भारी, बड़े आकार का, अधिक संख्या में, मतलब सभी। ना तो आप भारी फर्नीचर लगाएंगे, आपका कमरा छोटा है, बहुत छोटा है, बड़े आकार का भी नहीं लगाएंगे और ज्यादा संख्या में भी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, यदि छोटे कद की स्त्री बड़े बड़े फूल वाले डिजाइन वाली साड़ी ब्लाउज पहनेगी तो उसका आकार कैसा लगेगा? और ज्यादा छोटा लगेगा। छोटे कद की स्त्री को आपके छोटे छोटे फ्लावर्स वाली जो है साड़ी या फूल वाले डिजाइन वाले पहनने चाहिए। बड़े बड़े लंबी लेडीज को पहनने चाहिए जिसपे बड़े फ्लावर्स या बड़े डिजाइन हो। नेक्स्ट वन इज, गोल्डस्टीन के शब्दों में कला का अर्थ एक सरल व संबंधित रास्ता है जिस पर हमारी आंखें, रेखाएं, आकार, रंगों की व्यवस्था में यात्रा करती हैं। यात्रा कर रही हैं तो उसे क्या बोलेंगे? लय। जो पहाड़ हैं वो क्या है? लय में है। पर्वत हैं हमारे, वो लय में है। ठीक है, नदियां, झरने लय में बहते हैं। आप लय पैदा कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, रेखा से, आकार से, रंग से। यात्रा कर रही हैं मतलब आपकी आंखें, आपको यात्रा जैसा अनुभव हो रहा है, दैट इज रिदम, लय। क्लियर हो गया? ये आपकी कौन सा आ गया? अब हम रिदम पे आ गए हैं। चौथा जो आपके 4th नंबर का जो आपके प्रिंसिपल है कला का, उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज, लयपूर्ण गति आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कुछ साधनों से। या तो आप आकार की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, आकृति की। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आपने मान लो आकार लगाया, ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, ये क्या है? ये आप लय तो पैदा कर रहे हैं, ठीक है ना। आकार की नियम अनुसार वृद्धि के द्वारा, नियम के अनुसार आप वृद्धि कर रहे हैं। रेखाओं की निरंतर और समबद्धता के द्वारा लय की प्राप्ति, मतलब सभी। आप कैसे भी लय को प्राप्त कर सकते हैं। लय का मतलब है कि एक तरीके से आपकी आंखों को लगेगा कि वो ऊपर नीचे या किसी भी फॉर्म में गति हो रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज, जब किसी आकृति की निरंतर रूप में कुछ ना कुछ समय के बाद पुनरावृत्ति होती है तो क्या हो जाता है? एक प्रकार की आपके गति उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? गति, स्पीड। ओके, लय की ही बात हो रही है। साड़ी का बॉर्डर किसका एग्जाम्पल है? साड़ी का बॉर्डर आपके पुनरावृत्ति, निरंतर गति, नियम अनुसार कार्य, मतलब रिदम का वो जो है एग्जाम्पल है।
रिदम लय का एग्जाम्पल है, ये बात ध्यान रखिएगा। साड़ी का बॉर्डर आपके ऐसे भी पूछा जा सकता है, किसका एग्जाम्पल है? तो लय रिदम का एग्जाम्पल है, उसमें पुनरावृत्ति होती है, बार बार डिजाइन आता है ना, निरंतर गति रहती है और आपके नियम के अनुसार काम होता है। ऐसा तो नहीं होता ना साड़ी का बॉर्डर कहीं से छोटा, कहीं से नीचा, कहीं से ऊंचा, कहीं से बड़ा, कहीं से कैसी भी तरीके से बना दिया हो, तो सभी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज दीवार पे टंगे हुए चित्र, जैसे अभी मैंने बताया, बना के दिखाया, सीढ़ी दर सीढ़ी क्रमबद्ध रूप से टांगे जाते हैं, नीचे के चित्र को देखते हुए छत के चित्र तक आप पहुंच जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? ये लय रिदम का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, जैसे अभी हमने बनाया, ऐसे करके बनाते चले गए आप समझ रहे होंगे, किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं आप, है ना। गृह सज्जा में पहले यह निश्चय कर लिया जाता है कि किस डिजाइन में कितनी गति पैदा करनी है। गतिशीलता का गुण होने के कारण वातावरण को वह आकर्षक बना देती है, मोहक बना देती है, सुंदर बना देती है, तो सभी ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज कला का वह सिद्धांत बताइए जिसके द्वारा नेत्र किसी भी व्यवस्था से पहले वस्तु की महत्वपूर्ण वस्तु से आकर्षित हो जाते हैं, मतलब बीच के सेंटर पॉइंट से जो है आकर्षित हो जाते हैं और फिर उस बिंदु से वस्तु के अन्य विवरण पर, मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, फिर बाद में वो उन दूसरी चीजों को देखते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये दबाव है, इम्फेसिस है, जो मैं बार बार एग्जाम्पल देती हूँ आपको। किसी भी मूवी में गाने का हीरो हीरोइन के बिल्कुल कपड़े, जो एक्टर है, काय के हीरो हीरोइन, एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस जो होते हैं, उनके कपड़े जो होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। और उनके साथ में जो नाचने वाले एक्टर्स होते हैं उनके बिल्कुल अलग होते हैं, अलग डिजाइन के होते हैं। तो वो क्यों करा जाता है? वो दबाव पैदा किया जाता है ताकि आपकी नजर किस पर रहे? मेन जो एक्टर है और मेन जो एक्ट्रेस है उसके ऊपर रहे, है ना। हम आसपास वालों को तो देखते भी नहीं है, उसको हम बोलते हैं इम्फेसिस, दबाव को पैदा करना। ये एक आर्ट का प्रिंसिपल है। ओके, नेक्स्ट वन इज सज्जा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि किस पर दबाव डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव कितना डाला जाए और दबाव कहां तक डाला जाए। बिल्कुल, डेकोरेशन करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए किस पर दबाव डालें, कैसे डालें, कितना डालें, कहां तक डालें। तो सारे ऑप्शंस ठीक हैं। नेक्स्ट वन इज पृष्ठभूमि पर सदैव डैश पर बल दिया जाता है जिससे दर्शक का ध्यान कलाकृति पर ज्यादा हो। फिर वही बात, मेरा वाला एग्जाम्पल, बैकग्राउंड पर आप हमेशा कम ध्यान देते हैं, कम दबाव देते हैं। आप किस पर ज्यादा ध्यान देते हैं? जो मेन आपके होते हैं कलाकृति, जो मेन आपकी कलाकृति है, मेन जो आपका आर्ट है, आप उस पर ज्यादा दबाव देते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपके ज्यादा। आप जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेसेस होते हैं, कोरियोग्राफर, उनके फैब्रिक पर, उनके कपड़ों पर, उनके डांस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जो बैकग्राउंड में लोग नाच रहे हैं उन पर नहीं देते। ऐसे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं इम्फेसिस को। क्लियर? नेक्स्ट वन इज प्रांग के अनुसार प्राकृतिक रंग कौन से होते हैं? प्रांग कलर सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है, जो बच्चों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में आपको पूरा प्रांग कलर सिस्टम अच्छे से याद हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं। तो लाल, पीला और नीला ये सब आपके प्राथमिक रंग है। हरा प्राथमिक रंग नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्रांग भी नहीं है और वैसे भी नहीं है, क्योंकि हरा बनाया जा सकता है। लाल, पीला, नीला प्रांग के अनुसार 3 प्राकृतिक रंग अन्य किसी रंग से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज जब 2 प्राथमिक रंगों को आप समान मात्रा में मिक्स करते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बनेगा? एक आपके द्वितीयक, सेकेंडरी कलर बनेगा। नेक्स्ट वन इज द्वितीयक रंगों को आप और किस नाम से जान सकते हैं? तो इन्हें बाइनरी कलर्स भी बोल सकते हैं और द्विगुण कलर भी बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द्वितीयक या द्विगुण रंग क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं आपके? हरा, बैगनी, नारंगी। हरा, बैगनी, नारंगी अकॉर्डिंग टू प्रांग ये सभी जो हैं आपके सेकेंडरी कलर्स हैं। कौन कौन से? हरा, बैगनी और नारंगी। ये मैंने पढ़ा दिया है, प्रांग कलर सिस्टम आप पढ़ सकते हैं। बैगनी रंग कैसे बनता है? बैगनी रंग आपके लाल और नीले को मिलाकर बनता है। लाल और नीले को आप जब मिक्स कर देंगे तो आपके हरा रंग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज पीला व नीला रंग मिलकर बनाते हैं। पीले और नीले कलर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रीन कलर बन जाएगा। तो हरा कैसे हुआ? प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर हुआ ना। नेक्स्ट वन इज लाल और पीले को मिश्रित करके बनाएंगे, रेड को और येलो को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? नारंगी, ऑरेंज कलर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज
प्राथमिक व द्वितीयक रंगों को सामान्यतः रंग कहते हैं। 6 स्टैंडर्ड कलर, 6 स्तरीय कलर, जिसमें 3 प्राथमिक होते हैं, 3 द्वितीयक होते हैं। ये प्रैंक का कलर सिस्टम है। 6 स्टैंडर्ड कलर्स, इसको 6 स्तरीय बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज मध्यम ह्यू कलर क्या होते हैं? ह्यू कलर क्या होते हैं आपके? मध्यम 6 रंग के होते हैं। कितने होते हैं? 6 रंग के। नेक्स्ट वन इज, सब पढ़ा दिया मैंने उसमें। ह्यू का मतलब क्या है, वैल्यू का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या है, बीमा का मतलब क्या है, सब बता दिया। जब 2 सेकेंडरी कलर्स को मिक्स करेंगे तो कौन से कलर बनेंगे? तृतीय श्रेणी के, मतलब आपके टर्शरी कलर्स बनेंगे। कैसे कलर बनेंगे? टर्शरी कलर्स। जब आप 2 प्राइमरी कलर्स, 2 सेकेंडरी कलर्स को मिला लेंगे, द्वितीयक रंगों को मिला लेंगे, तो कैसा कलर बनेगा? टर्शरी। नेक्स्ट वन इज, टर्शरी कलर कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो पीला, नीला, लाल। आप सुन लीजिए, ये जो पीला, नीला, लाल होते हैं, ये बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा जो है ब्राइट होते हैं। ये नेचुरल जो लाल, पीला, नीला होते हैं वैसे नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है प्रैंक कलर सिस्टम में, एग्जैक्ट नेम बताया हुआ है, वो आप देखिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाले जो पीला, नीला, लाल होंगे तृतीय श्रेणी के, ये बहुत डार्क होंगे, एक्चुअल कलर से बहुत डार्क होंगे, तो ये सभी बनेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज, 2 तृतीय श्रेणी को रंगों को मिला देंगे जब आप, तो क्या बनेंगे? चतुर्थ श्रेणी के क्वांटरनरी कलर्स बनेंगे। क्वांटरनरी कलर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चतुर्थ भागीय। नेक्स्ट वन इज, चतुर्थ भागीय रंग कौन से होते हैं? तो हरा, बैगनी, नारंगी। ये भी अलग होते हैं बिल्कुल। ये जो नेचुरल, जो आप प्राइमरी कलर्स को मिला के जो हरा, बैगनी, नारंगी बनाएंगे, उससे बहुत अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सब बनेंगे। बहुत डार्क, बहुत ब्रिक्स कलर्स होते हैं ये। नेक्स्ट वन इज, प्रांग के अनुसार लाल व नारंगी अत्यधिक कैसे कलर होते हैं? गर्म, ठंडे, शांत। गर्म कलर होते हैं सबसे ज्यादा। मैंने गर्म और ठंडे रंग भी उसमें पढ़ाए हैं, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। लाल व नारंगी रंग प्रांग के अकॉर्डिंग गर्म रंग होते हैं। नेक्स्ट वन इज, हरा ना अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है, परंतु जैसे जैसे इसमें आप क्या मिलाते जाएंगे वह गर्म होता जाएगा। पीलापन। क्या मिलाते जाएंगे आप? पीलापन। जितना आप येलो कलर मिलाते जाएंगे वह उतना गर्म होता चला जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, हरा ना तो गर्म रंग में आता है ना ठंडे रंग में आता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज, जैसे जैसे रंग को आप नीला बढ़ाएंगे, मतलब नीलापन बढ़ाते जाएंगे, कलर में आप क्या मिलाते जाएंगे? नीलापन। वैसे वैसे रंग आपका ठंडा होता चला जाएगा, क्योंकि नीला कैसा कलर है? ठंडा कलर है। नीला कैसा कलर है? ठंडा कलर है। नेक्स्ट वन इज, गर्म रंगों में क्या होती है जिससे एक दूसरे से संबंधित होते हैं? अनुरूपता होती है। गर्म रंगों में क्या पाई जाती है? अनुरूपता, इसीलिए ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट वन इज, ठंडे रंग के गुण हैं। ठंडे रंग कैसे दिखाई देते हैं? छोटे व दूर। तभी तो हमने आपसे बात करी। और ये क्या करते हैं? ये छोटे व दूर ही हो जाएगा, छोटे व दूर दिखाई देते हैं। और हाँ, मनुष्य को उदासीनता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। इसमें सभी ऑप्शन आएगा भाई, सभी। डी। ठंडे रंग के गुण क्या है, क्वालिटीज क्या है? ये छोटे होते हैं, दूर दिखाई देते हैं। मनुष्य में उदासीनता। उदासीनता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? उदासी से मतलब नहीं है, उदासीनता का मतलब है किसी भी तरीके से आदमी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। कहने का मतलब है उत्तेजित नहीं करते। ठीक है ना, उत्तेजना से समझिए आप। यहाँ पर उदासीनता का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि उत्तेजित नहीं करते, जैसे लाल रंग उत्तेजित करता है। क्लियर हो गया ना? इसलिए ठंडे रंग के गुण क्या हैं आपके? छोटे व दूर होते हैं, मनुष्य को उदासीनता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, किसी कमरे की दीवार पर अगर आप ठंडे रंग की पुताई करवाएंगे तो छोटा कमरा भी आपका कैसे दिखाई देने लगेगा? बड़ा दिखाई देने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, रंग का मूल्य उसका हल्कापन या गहरापन होता है। मूल्य, रंग का मूल्य, उसका ह्यू जो वैल्यू होती है, उसका हल्कापन या गहरापन होता है। श्वेत रंग का मूल्य कैसा होता है? श्वेत रंग का मूल्य सबसे कम होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए, श्वेत रंग का मूल्य सबसे कम होता है, जबकि काले रंग का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। जब आप किसी भी कलर में व्हाइट कलर मिलाते हैं तो आपके टिंट्स बनते चले जाते हैं, टिंट्स। और एक टाइम ऐसा होता है कि उस कलर में व्हाइटनेस मिलना ही बंद हो जाती है, मतलब वो कलर अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। और जब आप कलर में ब्लैक मिलाते चले जाते हैं तो शेड्स बनते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो कलर अपनी नेचुरलिटी को छोड़ देता है और पूरा ब्लैक ही ब्लैक दिखेगा। आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि ये ब्लैक कलर था या मैंने नेचुरल कलर जो लिया था वो कलर है।
उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे कम जो आपके मूल्य होता है उसका हल्कापन किसका होता है, आपके सबसे कम हल्कापन श्वेत रंग का, ठीक है, और काले का सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट वन इज डैश रंग का मूल्य बहुत गहरा होता है क्योंकि इससे अधिक गहरा रंग कोई नहीं होता, वही बात हो गई काला रंग, इसका मूल्य बहुत गहरा होता है। नेक्स्ट वन इज विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, जिस आदमी ने विष खा लिया। अब ये सब क्वेश्चन फर्स्ट एड से रिलेटेड है, जो मैंने आपको बताया था मैं कराऊंगी। फर्स्ट एड की हिस्ट्री भी आज आप पढ़ेंगे, वहां से रिलेटेड सब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। विष खाने वाले व्यक्ति को नमक का और पानी देना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये नहीं देना चाहिए से नहीं होगा, यहाँ पर होगा विष खाने वाले व्यक्ति को देना चाहिए। विष खाने वाले व्यक्ति को आप ठंडा पानी, गुनगुना पानी, ये दोनों ऑप्शंस अजीब से हैं, है ना। गुनगुना पानी तो नहीं देना चाहिए, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ठंडा पानी भी नहीं देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए। तो हम क्वेश्चन किस हिसाब से करेंगे, विष खाने वाले व्यक्ति को देना चाहिए, विष खाने वाले व्यक्ति को देना चाहिए, क्या देना चाहिए, नमक व पानी, पानी में नमक मिलाकर देना चाहिए जिससे उसको वॉमिटिंग हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग होता है, इसका कारण क्या है। ये ग्लास से चिपकता नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, बिल्कुल सही बात है। ये एक ताप का अच्छा संचालक है, तभी तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बता देता है तुरंत बढ़कर, और इसका फैलाव एक समान है। ये सारे ऑप्शंस एकदम ठीक हैं, चारों ही ऑप्शंस एकदम ठीक हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा आपके ए, आबा सादा सब सही है। नेक्स्ट वन इज थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा था थर्मामीटर का आविष्कार 1593 में हुआ था। कब हुआ था, 1593 में हुआ था, और इसको किया किसने था, गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उबलते पानी की अपेक्षा आप भाप से बहुत जल्दी जल जाते हैं, जैसे रोटी की भाप से जल गए, पानी की भाप से जल गए, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बनाने में 540 कैलोरी ताप की आवश्यकता होती है। भाप में अतिरिक्त ताप होता है, जलना घातक होता है, सभी भाप का जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा होता है, भाप में अतिरिक्त ताप होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज सिर कहीं टकरा जाए उस स्थान पर सूजन आ जाती है, इसका क्या क्या कारण होता है। खोपड़ी में वाहिनियों की अधिकता, सही बात है, बहुत सारी वेसल्स होती हैं। टक्कर लगती है तो वाहिनी टूट जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। रक्त बाहर आने का स्थान नहीं है, मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि ब्लड को क्लॉट हो गया अंदर, ब्लड ठीक है बाहर नहीं आ पाया, जम गया और सूजन आ गई। तो ये सभी ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक हैं, आबा सादा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किसी कोमल स्थान के कुचने पर, मतलब शरीर का कोई भी आपके ऑर्गन कुच गया, अंदर की चोट आ जाती है, जिसका पता कैसे लगता है। मैंने अभी सेल वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जब आपके शरीर में नीलापन आ जाता है या रंग बदल गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, दैट मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइजोसोम है शरीर का वही खत्म हो गया, ठीक है ना, वो खत्म हो गए आपके बॉडी में, वो जो आपके सुसाइड बैग्स होते हैं वो खत्म हो गए, तभी आपकी जो वहां की जो सेल है वो बिल्कुल मर गई, उसमें वहां पे कैसा कलर हो जाता है, रंग बदल जाता है, नीला हो जाता है। फिर आसपास वाली सेल्स क्या करती हैं, उसको बनाती हैं और ठीक करती हैं। तो इसीलिए आप इतना डिटेल में पढ़िए ताकि क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर पाए। तो ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, सिर पर चोट लगने पर सूजन की आप कौन सी विधि को अपनाएंगे, तो ठंडा सेक देंगे। कैसा देख देंगे, ठंडा सेक, ओके, गर्म नहीं देंगे। नेक्स्ट, जब डॉक्टर आपकी कलाई पकड़कर रखता है तो वो आपकी धड़कन गिन रहा होता है, किसकी, धमनी की, आर्टरीज की, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हृदय की धड़कन गिन रहा होता है, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, हृदय की धड़कन गिन रहा होता है, आर्टरीज नहीं, सॉरी, हृदय की धड़कन को वो गिन रहा होता है। जब डॉक्टर कलाई पकड़कर रखता है तो वह आपकी हृदय की धड़कन को गिन रहा होता है, ठीक है, पल्स रेट देख रहा होता है। लेकिन जब पल्स रेट देखेगा तो धमनी हो जाएगा इसमें ऑप्शन। चलिए इसको मैं फिर से एक बार देख के बता दूंगी, इसमें ऑप्शंस क्या होते हैं। डॉक्टर कलाई पकड़ के रखता है तो आपके हार्ट की धड़कन तो गिन रहा होता है, आप इसमें भी हार्ट ही रखेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चे की हृदय नियमित धड़कन कितनी होती है। तो आपको पता है कि मेल्स की 72 होती है, फीमेल्स की 80 होती है और बच्चों की 120 होती है, जो आपके हार्ट की धड़कन होती है हर मिनट, ठीक है। हर मिनट मेल्स में 72 होती है, फीमेल्स में 80 होती है, एंड बच्चों में, छोटे बच्चों में 120 होती है। लेकिन यहाँ पर 120 नहीं है तो हम उसके पास का लगा देंगे, दैट इज 100। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज, और बच्चों की जो है आपके वो नाड़ी की गति पूछ ली जाती है आपसे, पल्स रेट पूछ ली जाती है। ये तो हार्ट बीट की बात थी, ये हमने क्या करी है, हृदय की धड़कन मतलब हार्ट बीट कितनी होती है 1 मिनट में। मेल्स में 72, फीमेल्स में 80, बच्चों में 120। 120 नहीं है तो हम 100 लगा देंगे यहाँ पर। और आपके नाड़ी की गति पूछ ली जाती है, अगर पल्स रेट पूछ ली जाती है
तो कितनी होती है आपके बच्चों में? 120 से 150, 120 to 150 पर मिनट। कुछ दिन बाद वो कितनी रह जाती है? 117। यहाँ लिखती जाती हूँ मैं, आप नोट कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं 360 डिग्री वाले में करवाऊंगी। 120 to 150, ठीक है। बच्चों की पल्स रेट की बात हो रही है यहाँ पर, हृदय गति की बात नहीं हो रही है, पल्स रेट की। और थोड़े दिन बाद कितनी रह जाती है वो? 117 पर मिनट रह जाती है। क्लियर है? और सोते समय कितनी हो जाती है? सोते समय स्लीपिंग टाइम पे 123.5 पर मिनट, ठीक है। और रोते समय कितनी हो जाती है? 218.5 पर मिनट। क्लियर हो गया? ये हो गई पल्स रेट की बात। अभी हमने करी थी हृदय की गति की बात, तो कितना लगा देंगे हम इसमें? 100। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर के पास यह प्राकृतिक क्षमता होती है कि वह किसी घाव के रक्त वाहिनियों को नए ऊतक से और रक्षात्मक तह, मतलब जो आपके प्रोटेक्टिव लेयर है उसके द्वारा सील कर सके। ये हमारे में नेचुरल होता है। आपने देखा होगा ना, चोट लगने के बाद थोड़ी देर बाद आपके एकदम लेयर सी आ जाती है, खून बहना रुक जाता है। जो आपके घाव पर जो फाइब्रिनोजन होता है वो इस तरीके से जाल बना देता है, ठीक है। तो धमनियां जो है वो सील कर लेती हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में प्राथमिक चिकित्सा संबंधी क्या क्या सामान रख सकते हैं आप? तो ये सब रख सकते हैं, रुई, पैड, चाकू, कैंची, ब्लेड, आयोडीन, टिंचर, बेंजोइन, आयोडेक्स, ये सब रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट वन इज सांप के कटे व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने के लिए आप कौन सी गतिविधि को अपनाएंगे? तेज चाकू से जहां उसने काटा है कट कर देंगे, ठीक। पोटेशियम परमैंगनेट से घाव को भर देंगे, ठीक। सोने नहीं देंगे, सोने पर पाबंदी लगा देंगे। और जहां काटा है उसे दूर कसकर बांध देंगे ताकि ब्लड का फ्लो ना होने पाए, बिल्कुल ठीक। सारे ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लू लग जाती है तो गर्मियों के मौसम में आम बात है, इससे शिकार व्यक्ति को आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? ठंडे स्थान पर आराम देंगे, सिर पर बर्फ की थैली रखेंगे, पुदीने का पेय देंगे, मतलब पुदीने पीने के लिए देंगे बढ़िया सा उसको बना के सभी। चलिए नेक्स्ट, करंट लगने पर व्यक्ति को करंट के चिपकाव से मुक्ति देने के लिए आप क्या करेंगे? पानी फेंक कर मारेंगे उस पर, मेन स्विच बंद कर देंगे, लकड़ी के डंडे से धक्का देंगे, खींचेंगे? भाई मेन स्विच बंद करेंगे, लकड़ी के डंडे से धक्का देंगे। ऑप्शन नंबर बा और ये सा बिल्कुल सही है, तो यहां पर हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन इज एक व्यक्ति जिसे लू लग गई है, प्राथमिक उपचार कैसे देंगे आप? कपड़ा गीला करेंगे, गीली चादर से ढकेंगे, बर्फ पैक कर माथे शरीर पर रखेंगे, पंखा करेंगे, बिल्कुल सही बात है। ये सभी ऑप्शंस एकदम ठीक है, सब कुछ करेंगे हम। नेक्स्ट वन इज एम्बुलेंस का कार्य होता है। अब आप यहां से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। एम्बुलेंस का काम होता है किसको पहुंचाना? जख्मी को, बीमार को, दोनों को। जख्मी को भी, बीमार को भी, दोनों को ले जाना। दो प्रकार की एम्बुलेंस को यूज में लाया जाता है, नागरिक, मिलिट्री, कैंट, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त। एक नागरिक क्या जो होती है एम्बुलेंस जो हॉस्पिटल द्वारा चलाई जाती है, और एक मिलिट्री भी आपकी होती हैं। तो दो तरीके की होती हैं, आ और बा। नेक्स्ट वन इज नागरिक एम्बुलेंस की विशेषताएं होती हैं, वो कैसी रहती है? सभी हो जाएगा, गति में होती है, आरामदायक होती है, जरूरी सामान लेके चलती है, मतलब जरूरी सामानों से भरी हुई होती है, तो सभी। नेक्स्ट वन इज नागरिक एम्बुलेंस में केवल जा सकते हैं, नागरिक एम्बुलेंस में आपके, देखिए इसका मैं कूट लगाना भूल गई, ये सभी जा सकते हैं। भाई रोगी भी जा सकता है, केवल एक रोगी भी जा सकता है, दो रोगी भी लेके जा सकते हैं आप, डॉक्टर नर्स भी जा सकते हैं उसमें, और उसका कोई एक रिश्तेदार भी जा सकता है। तो इसमें सभी ये जा सकते हैं एम्बुलेंस में। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री एम्बुलेंस की विशेषता होती है, ये आकार में बड़ी होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, और आपातकाल चिकित्सा में 4 से 6 स्ट्रेचर इसमें रोगी जा सकते हैं। ये सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज 11वीं शताब्दी में, अब हम आ गए हैं फर्स्ट एड की हिस्ट्री में। देखिए सबसे पहले 11वीं शताब्दी में नाइट्स ऑफ सेंट जॉन, ये एक तरीके की आप समझ लीजिए नाइट्स जो आपके हॉस्पिटलर थे, ये एक संस्था थी सैनिकों की, ठीक है। और सेंट जॉन जो है कंपनी थी, उसने ये संस्था बनाई थी जिसने 11वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है आपके प्राथमिक उपचार देना स्टार्ट किया था। और ये इनको कौन सिखाता था? इनको ये ग्रीक और अरब जो थे वो सिखाते थे, ये वहीं पर ये संस्था थी और ये सिखाते थे। 1877 में आपके जो है सेंट जॉन के नाम से एम्बुलेंस चलना स्टार्ट हो गई थी। लंदन में सेंट जॉन के नाम से आपके जो है ये एम्बुलेंस चलना स्टार्ट हो गई थी। और जो शब्द है आपके फर्स्ट एड, वो सबसे पहले शेफर्ड ने कॉइन किया। हु डिस्कवर्ड द इंग्लिश टर्म फर्स्ट एड? आपके शेफर्ड हो जाएगा,
PHERD। शेफर्ड ने जो है सबसे पहले इंग्लिश टर्म फर्स्ट एड दिया था। 11वीं शताब्दी में ये देना स्टार्ट हो गया था, फिर 4 साल बाद रुक गया, फिर कोई युद्ध हुआ, फिर उसमें देना स्टार्ट किया गया, फिर ऐसे करते करते काफी सारे युद्ध हुए, उसमें एम्बुलेंस का भी आविष्कार होता चला गया। फिर एक जिनेवा सम्मेलन हुआ आपके 1864 में, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, उसमें ये बोला गया कि एम्बुलेंस और जो जख्मी होते हैं सैनिक युद्ध में, अगर एम्बुलेंस है और अगर जख्मी सैनिक है तो वो क्या है, तटस्थ हैं, वो ना तो दोस्त है ना आपके दुश्मन है, वो आपके किसी का पक्ष ना लेने वाले, वो न्यूट्रल है। इसके अलावा और जिनेवा सम्मेलन हुआ जो 1864 में, उसमें ये बात रखी गई कि एम्बुलेंस जो है और जो उसमें जो सैनिक हैं उस पर कोई भी हमला नहीं करेगा, और ये जो नियम था ये पूरे विश्व के देशों पर लागू किया गया कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है, कोई मान लीजिए वॉर चल रहा है और वहां पे किसी का भी सैनिक है, एम्बुलेंस तो सबके लिए है ना, किसी का भी सैनिक है, अगर वो एम्बुलेंस लेके जा रही है तो उस पर कोई हमला नहीं कर सकता, और ये जो नियम है ये पूरे विश्व पर लागू होता है। ये सम्मेलन जिनेवा में हुआ था 1864 में, ये आप याद रखेंगे। फर्स्ट एड कब से स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट एड जो है आपके 11वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था। इसकी हिस्ट्री वाला PDF मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर, आप वहां से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन की सेना में एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जिसका नाम था डी जेन लेरी। तो इसमें क्या हुआ था आपके, वह सेना में 1792 में भर्ती हुआ। इस डॉक्टर ने सबसे पहले किसका प्रचलन किया था, जख्मी सैनिकों के लिए किया था, प्राथमिक चिकित्सा का, एम्बुलेंस का, रणभूमि चिकित्सा का, आपातकालीन चिकित्सा का। ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं, आबा सादा, सब ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब वहां वॉर चल रही थी और वॉर में जख्मी सैनिकों को क्या दी जा रही थी, प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही थी। ओके, नेक्स्ट वन इज 1850 में जब यूरोप में क्रीमियम युद्ध जारी था तो पहली बार जानवरों द्वारा खींचने वाली कौन सी गाड़ी का प्रयोग किया गया था, एम्बुलेंस का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, जानवरों द्वारा खींचने वाली एम्बुलेंस का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट वन इज पहली मोटर गाड़ी जो है आपके 1916 में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, मोटर से चलने वाली जो एम्बुलेंस थी, ठीक है, ये कब आई है, तो ये आपके 1916 में आई है, 1916 में, 1916 में, जो मोटर से चलती थी। नेक्स्ट वन इज आपके क्वेश्चन है, बस यही लास्ट क्वेश्चन है, हमने कर लिए 103 क्वेश्चन स्टूडेंट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट जो है आपके हम सॉल्व करेंगे मॉडर्न पेपर।